आप ये जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो क्या होगा? अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स की एपिथेलियल सेल में अगर आप देखेंगे तो राइबोसोम इस तरीके से पॉलीसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो कंपार्टमेंट बेसिकली बनते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। इस बार रेस्पॉन्स सही देना तुम्हारा। हाँ बच्चों कैसे हो? पीडब्ल्यू विद्यापीठ का रैपिड रिवीजन सीरीज जिसमें नीट का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एनसीईआरटी के जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं इन सबको हम कवर करेंगे और इसके साथ साथ फिर आगे हम बात करेंगे कि क्यों सेल इसेंशियल है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, और फाइनली आपको यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस और क्रोमोसोम इसमें पढ़ना है। क्लियर? तो जैसा बच्चों हम हमेशा से ये पढ़ते आए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। क्लियर? सेल को कंसीडर किया जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कंसीडर किया गया, क्या इसका बेसिक रीजन है? सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। देखिए इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपको देखा गया है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहा जाए इसके लिए क्या जरूरी है, तो आप ये कहेंगे द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं, क्योंकि देखिए क्या होगा, कोई एक सेल जो होगा इस सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी प्रेजेंस होगी। बच्चों ये बायोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होंगे ये होंगे आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा आप ये कह सकते हैं ये प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके अलावा सेल में जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में आप ये कह सकते हैं प्रेजेंट होता है डीएनए। ये भी बायोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल के फॉर्म में काउंट किया जाता है। तो इन सब में होता है इंटरेक्शन। क्या होगा? इन सब में इंटरेक्शन होता है बच्चों, और ये जो इंटरेक्शन होता है इस इंटरेक्शन से आप ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एस्टेब्लिश होती हैं। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, क्या इनको मैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह सकता हूं? डेफिनेटली ये केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस कही जाएंगी, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही आप ये कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म को एस्टेब्लिश करती हैं। ठीक है? तो किसी भी एक सेल में लिविंग एग्जिस्टेंस क्यों आता है? क्योंकि कोई भी एक सेल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर सकती है? मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट कर सकती है या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेता हूं या यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो आप कहेंगे एक ही सेल या सिंगल सेल किसको रिप्रेजेंट करेगी? मेटाबॉलिज्म को। एक ही सेल मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर हम हमारी बात करें, आप ये कहें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म आप कहेंगे रिप्रेजेंट करेंगे किसको? मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। किसको? मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ये रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ये क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो पिछले रेफरेंस पे अपन फिर चलते हैं। अभी आपने कहा था सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आप अपना एग्जांपल अगर ले लें तो आप ये कह सकते हैं हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स की प्रेजेंस है। ठीक है? इसमें ये जो सेल्स प्रेजेंट है इनमें से किसी एक सेल का कॉम्पोजिशन अगर आप देखें तो जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि वो जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी सारी सेल्स प्रेजेंट हैं उन सेल्स में होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? मेटाबॉलिज्म। और एक जो सेल होगा इसमें जो रिएक्शंस होंगी वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। क्लियर? तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को मेंटेन कर पाएगा। जैसे आप सबसे पहले बात करें बैक्टीरिया की या यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म की, तो ऑब्वियस है वहां एक ही सेल जो है वो क्या बनाती है? स्ट्रक्चर। और एक ही सेल जो है वो बैक्टीरिया का क्या परफॉर्म करेगी? मेटाबॉलिक फंक्शन। मतलब अल्टीमेटली सिंगल सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलकर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाती हैं। इट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और इसके साथ साथ ये जो सेल्स हैं वो फंक्शनल एग्जिस्टेंस लाती हैं, क्योंकि फंक्शनल एग्जिस्टेंस बोले तो क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म। क्लियर? अब देखो शुरू करते हैं अपन इसको। आपको कहा गया सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल देखिए बच्चों बिल्डिंग ब्लॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे आपको एक बिल्डिंग देखते हैं या एक वॉल देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं ब्लॉक्स लगे हैं, एक
परफेक्ट कंपोजिशन आ जाता है। उसी तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ये एक्ट करती है। क्लियर? एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस। एक आप ये कह रहे हैं लिविंग एग्जिस्टेंस जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म का है उसमें कम से कम एक सेल होना जरूरी है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है एटलीस्ट ए सेल मस्ट बी देयर। कह सकते हैं हम ऐसा? एटलीस्ट ए सेल मस्ट बी देयर। बिना सेल के लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। जैसे किसका लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो आपके पास एग्जांपल इसमें बहुत क्लियर है, वायरसेज जो हैं उनका लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता क्योंकि उनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था। ये हमारे एनसीईआरटी का रेफरेंस भी है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो पहले सेल की हिस्ट्री से रिलेटेड रेफरेंस की बात हम करते हैं। देखो रॉबर्ट हुक, आप ये कह सकते हैं कौन सी सेल्स को ऑब्जर्व किया था? कॉग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चों? कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में सेल्स को ये ऑब्जर्व करके आए पहले। उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। लिविंग सेल जो है वो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं ऑब्जर्व किया गया किसके द्वारा, किसके थ्रू ऑब्जर्व किया गया? किसके थ्रू ऑब्जर्व किया गया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के थ्रू ऑब्जर्व किया गया। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन आप ये कह सकते हैं इस हिस्ट्री में अगला नाम आते हैं जिन्होंने डिस्कवरी किसकी की थी? न्यूक्लियस। तो ये बेसिक हिस्ट्री से रिलेटेड रेफरेंसेज हैं जो एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं। अब देखो सेल थ्योरी पे अपन चले, उससे पहले सेल थ्योरी जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है, उससे ठीक पहले आपको सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे जाना चाहिए। तो कोई भी एक सेल है, उस सेल के कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, जैसे ये मैं मान लूं या कह दूं कोई एक सेल है, इस सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहली बात तो आप कहेंगे कोई भी सेल जो होगा उसका इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस होगा। क्या? उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। बच्चों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तभी हो सकता है जब वो किसको रिप्रेजेंट करे? मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करे। क्या सेल डिवाइड होती है? तो आप कहेंगे डेफिनेटली सेल डिवाइड होती है। इस डिवीजन प्रोसेस को ही बच्चों कहा जाता है रिप्रोडक्शन। और आपको मैं बता दूं सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में इसी को रिप्रोडक्शन लिखा है, मतलब लिखा है वहां की हर एक सेल ग्रोथ करती है और साथ में वो रिप्रोड्यूस होती है। तो सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी। क्या सेल्स का अपना जेनेटिक मटेरियल होगा? तो आप कहेंगे डेफिनेटली सेल्स का अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। और बच्चों ये जेनेटिक मटेरियल आप जानते हैं क्या है? डीएनए है। हर एक सेल जो है उसका अपना एक एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम होगा। क्या सेल क्या शो करेगी? एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम। हर एक सेल में एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम होगा। अगर एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम नहीं है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं सेल सरवाइव ही नहीं कर सकती। और एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम से सेल सेलुलर एनर्जी को जनरेट करती है जिसको क्या बोलते हैं अपन? एटीपी। क्या इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हर एक सेल जो है उसमें सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी होने का मतलब बच्चों हर एक सेल रेस्पॉन्सिव होती है। क्या होगी? हर एक सेल रेस्पॉन्सिव होगी। सेल में रेस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी होगी अपनी सराउंडिंग को या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस जो है उनको वो रेस्पॉन्स करेगी। रेस्पॉन्स किसको करेगी? स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करेगी। और इसके बाद आप ये कह सकते हैं क्या सेल मैच्योरेशन में जाती है? तो डेफिनेटली हर एक सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है और वो किस में चली जाती है? मैच्योरेशन में चली जाती है। तो ये कुछ सेल के आपने मेंशन किए क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप सेल को पढ़ सकते हैं, मतलब इनके बारे में हम आगे बात करेंगे सारा। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सेल का जो है वो होता है। अब देखिए सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले सेल थ्योरी के जो एनसीईआरटी के रेफरेंसेज है उनको कवर करते हैं अपन। देखिए स्लीडन और स्वान जो जर्मन बॉटनिस्ट थे उन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, तो इन्होंने स्लीडन और स्वान जो थे उनमें सबसे पहले स्लीडन का नाम आता है, जर्मन बॉटनिस्ट, प्लांट सेल ऑब्जर्व की और उन्होंने कहा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स में जो क्या बनाती हैं? टिश्यू। और स्वान ने ऑब्जर्व करके कहा, इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें एक लेयर प्रेजेंट होती है वो क्या कही जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? उसके बाद इन दोनों ने जो है वो कंक्लूसिवली सेल थ्योरी प्रपोज की। इससे पहले एक स्टेटमेंट जरूर आप ध्यान रखना, स्लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। दोनों ने साथ साथ सेल थ्योरी प्रपोज की थी, लेकिन यहां
जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, कौन, स्वान, उन स्वान ने यहां सेल के आसपास या सेल के बाहर की तरफ जो बाउंड्री प्रेजेंट है, एनिमल सेल में तो थिन लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अलावा प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, उसको भी रेफर किया। इस तरीके से एक सेल थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट कर दी गई। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो आए, जिनको मॉडर्न सेल थ्योरी के लिए जाना जाता है। और बच्चों मॉडर्न सेल थ्योरी में ये क्या बता पाए, इन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है उन्हीं से नई सेल्स बनती हैं, और इसको एक्सप्लेन किया गया ओमनिस सेलुलाई सेलुला, ओमनिस सेलुलाई सेलुला के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया गया। और फाइनली सेल थ्योरी मॉडिफाई कर दी गई, जिसमें कहा गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं। और नई सेल्स जो आती हैं वो कहां से आती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ठीक है, तो अगर आप ये भी कहें कि सेल थ्योरी का डीमेरिट क्या था, स्लीडन और स्वान क्या नहीं बता पाए थे, तो आप सबसे लास्ट वाला इसमें जो एस्पेक्ट है वो ले सकते हैं कि स्लीडन और स्वान ये क्लियर नहीं कर पाए थे कि नई बनने वाली सेल्स जो है वो कहां से आती हैं। क्लियर। अब इसके बाद में अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पे चलते हैं। देखिए आपके सामने एक ये यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है। तो जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, इस सेल ऑर्गेनाइजेशन को आप कैटेगराइज करते हैं किसमें, आइदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आप ये जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो क्या होगा, अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स की क्या रहेगी, एब्सेंस, और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स की प्रेजेंस रहेगी। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट। कौन सी सेल्स में एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आप कह सकते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की प्रेजेंस भी होगी, और साथ में यहां मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंडेड आप कह सकते हैं, या मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो बच्चों यहां प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से अपन ओवरव्यू पे चलते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स पे थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। देखो एग सेल दिया है आपको, सॉरी एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, दिस इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। उसके बाद नर्व सेल आपको जो दे रखा है वो लॉन्गेस्ट सेल का एग्जांपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। इसका मतलब सेल में होने वाली एक्टिविटी मेनली कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म बेसिकली बच्चों साइट है, क्या है, साइट है सेल में होने वाली एक्टिविटीज का। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल कंटेंट अनदर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल सेंट्रोसोम। तो ये स्पेसिफिकेशन है। देखो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम की एब्सेंस होती है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। फिर कह रहा है सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये ओवरव्यू का एक एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ हमारा है उसमें ये सब बातें मेंशन्ड हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है उनका शेप और साइज जो है उस पे आते हैं। इसने लिखा ग्रेटली शेप और साइज में ये वेरी करेंगी। सीधा इस पे आ जाओ आप। ये आपके सामने जो दिखा रखा है क्या है, ये आरबीसी राउंडेड और बाइकॉन्केव है। इसके बाद बच्चों ये क्या है, डब्ल्यूबीसी। ये कॉलमनर सेल्स हैं जिनको आप इलोंगेटेड सेल्स भी कह सकते हैं। ये इलोंगेटेड एपिथेलियल सेल्स हैं। ये अभी आप बात कर रहे थे लॉन्गेस्ट नर्व सेल है। ये ध्यान रखें आप, ट्रैकिड है। क्या है, ट्रैकिड इज ओनली अ सेल। ट्रैकिड और वेसल्स जो जाइलम की होती है उनमें भाई बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ये ट्रैकिड जो होता है वो सिंगल सेल होता है, जबकि वेसल होता है कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। जाइलम के दो कंपोनेंट होते हैं ना। देखो वेसल इस तरीके का कंपोनेंट होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये वेसल जो है वो होता है कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स, जबकि ये ट्रैकिड क्या अपने आप में सिंगल सेल। मीजोफिल सेल्स जो है वो राउंड और ओवल शेप्ड हैं, और ये आपको पता है पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, लीफ में प्रेजेंट होती हैं। फिर देखो बच्चों साइज के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग आपको दे रखा है। आरबीसी जो है वो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आपको मेंशन करके दिया है। इसी तरीके से कह रहा है नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स, और इनकी जो शेप है अलग अलग हो सकती है, मतलब सेल्स की शेप डिस्क शेप हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है, क्यूबॉइड और थ्रेड लाइक सेल्स भी हो सकती हैं। ये सेल्स का एग्जिस्टेंस है। अब ये देखो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में अपन क्या करेंगे,
प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी करने के लिए दो अलग अलग पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ये आपको पता है बैक्टीरिया के बिहाफ पर प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी किया जा रहा है। किसके बिहाफ पे? क्लियर? बैक्टीरिया के बिहाफ पे बच्चों स्टडी किया जा रहा है। तो एक पार्ट हम पढ़ सकते हैं इसका सेल एनवेलप। बैक्टीरियल सेल का या प्रोकैरियोटिक सेल का एक पार्ट क्या है? सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में आपको ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। जबकि दूसरा पार्ट आप इसका पढ़ सकते हैं जिसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। क्या कहेंगे? इसको दूसरे पार्ट को आप कहेंगे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कह दिया जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे रखे हैं। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से इस प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे मैं आ रहा हूं। देखो सबसे पहले सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में आप कहेंगे सबसे बाहर वाला पार्ट क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर? ग्लाइकोकैलिक्स के बाद दूसरा पार्ट सेल वॉल। देखो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बच्चों बेसिकली डिपोजिशन होता है। क्या है? डिपोजिशन है। पॉलीसैकेराइड्स ही ये होते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सेल वॉल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। सेल वॉल आप बता पाएंगे किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन। किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन, जिसमें आप जानते हैं नाग और नाम की प्रेजेंस होती है। एन एसिटाइल ग्लूकेसेमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। क्लियर? अब देखो ये जो है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और इसकी आप ये कह सकते हैं प्रेजेंस जो होती है वो अल्टरनेटिव प्रेजेंस होती है। क्लियर? इसके बाद बच्चों यहाँ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फंडामेंटली सिमिलर होती है। आप जानते हैं प्रोटीन और किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो है उनका कॉम्पोजिशन होता है, उनकी ये बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ इसमें आरएनए की प्रेजेंस होगी, इसमें बच्चों प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। सेल ऑर्गेनल के नाम पे आप कहते हैं इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो पहले जेनेटिक मटेरियल पे आते हैं अपन। प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा? तो आप उसको कहते हैं नेकेड जीनोम, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड होता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं जीनोफोर, या फिर बच्चों इसको कहा जा सकता है प्रोक्रोमोसोम। क्या कहा जा सकता है? ठीक। क्या ये सिंगल सर्कुलर डीएसडीएनए होता है? तो आप कहेंगे ये होगा सिंगल सर्कुलर डीएसडीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके अलावा यहां एक एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है बच्चों, जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड आपको पता है वेक्टर की तरह यूज होता है। किसकी तरह? वेक्टर की तरह यूज होता है। जिस बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड की प्रेजेंस होती है उस बैक्टीरियल सेल को आप ये कह सकते हैं एक तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है? फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे रेजिस्टेंस उसमें आ जाता है। ठीक है? ये प्लाज्मिड मान लो यहां प्रेजेंट है, तो इस बैक्टीरियल सेल में बेसिकली एक रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी आ गई। जिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करेगा उसका इंपैक्ट बैक्टीरिया पे नहीं आ पाएगा। ठीक है? अब इसके बाद अपन आगे इसमें सेल एनवेलप के साथ इसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उस पे आते हैं। तो देखो जैसे यहाँ कुछ चीजें आपको दे रखी है, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। जो बैक्टीरियल सेल है उसमें राइबोसोम्स कैसे होंगे? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। 70S राइबोसोम जो होता है वो आपको पता है 50S एंड 30S सब यूनिट से बना हुआ है। क्या 30S सब यूनिट में कौन सा आरएनए? 16S rRNA। और 50S में 23S एंड 5S rRNA की प्रेजेंस होती है। अगर हम 80S राइबोसोम की बात करें तो वहां हम कहते हैं 28S, 5S एंड 5.8S, और इसमें 18S rRNA प्रेजेंट होता है। ठीक है? तो ये राइबोसोम हो गया। अच्छा, बैक्टीरियल सेल में अगर आप देखेंगे तो राइबोसोम इस तरीके से पॉलीसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होने का मतलब बच्चों ये हुआ कि एमआरएनए पर राइबोसोम क्या हो जाते हैं? लाइन अप हो जाते हैं। और ये एमआरएनए पर लाइन अप होकर जो पॉलीसोम बनाते हैं, ये पॉलीसोम क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सी एक्टिविटी? प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी ये करेगा।
क्लियर? यहां क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि पॉलीसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटी करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको मिलेगा, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कहीं भी उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं, देखो बैक्टीरियल सेल है या बैक्टीरिया की बात अगर अपन करें तो इसमें प्रेजेंट होती हैं बच्चों इंक्लूजन बॉडीज। क्या प्रेजेंट होंगी? इंक्लूजन बॉडीज यहां प्रेजेंट होती हैं। ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं ये बेसिकली रिजर्व मटेरियल को होल्ड करती हैं। क्या होगा? रिजर्व मटेरियल को होल्ड करती हैं। इंक्लूजन बॉडीज के नाम बता सकते हैं आप? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, सबसे पहले मैं कह सकता हूं यहां प्रेजेंट होंगे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस है। इसके अलावा आप सेकंड कहेंगे फॉस्फेट या फिर वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, यही होगा फॉस्फेट ग्रेन्यूल या फिर वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा गैस वैक्यूल्स की प्रेजेंस होती है और ये गैस वैक्यूल्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। ध्यान रखेंगे यहां इस पर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस नहीं होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं। कैसी? ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं, ध्यान रखें। ये रिजर्व मटेरियल को सिर्फ होल्ड करती हैं। इनको बोलते हैं आप इंक्लूजन बॉडी एंड इट इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और द बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है। तो जितना सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स की जब आप बात करते हैं तो देखो साइटोप्लाज्म में हमने जो डिस्कस किया कौन से कंपोनेंट थे? सबसे पहले कहेंगे आप न्यूक्लियोइड जो जेनेटिक मटेरियल था, उसके बाद आपने कहा क्या था? प्लाज्मिड। उसके बाद आप कह रहे थे राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स के बाद में यहां बच्चों प्रेजेंट थी इंक्लूजन बॉडीज। क्या प्रेजेंट थी? ये मेनली ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे। इसके अलावा जो आरएनए की प्रेजेंस है, प्रोटीन्स की प्रेजेंस है और एंजाइम्स की जो प्रेजेंस है वो सेपरेटली बैक्टीरियल सेल में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो सेल सरफेस अपेंडेजेज है उस पे आ जाता हूं सीधा मैं। सेल सरफेस अपेंडेजेज अगर आप पढ़ेंगे तो देखो जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, क्लियर? इस बैक्टीरियल सेल में आप ये देखेंगे एंटीरियर पोजीशन पर एक ये फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो फ्लैजिला का ये कौन सा पार्ट है? फिलामेंट। क्लियर? इसके साथ साथ देखो बच्चों दूसरी काम की बात, इसके सेल सरफेस पर या एंटायर सरफेस पर आप ये कह सकते हैं प्रेजेंट होती हैं क्या? फिम्ब्री प्रेजेंट होती हैं जो इसको एडेसिव प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये सेल वॉल और सेल वॉल के बाहर की तरफ जैसा आपने भी डिस्कस किया क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसमें इनफोल्डिंग एग्जिस्ट करेगी। और ये जो इनफोल्डिंग होगी, इस इनफोल्डिंग को आप क्या कह देंगे? ये बच्चों कह दी जाएगी मीजोसोम। ठीक है, ये मीजोसोम कहा जाएगा। सबसे बाहर वाला आप कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट होती है। कौन से पार्ट्स होंगे? तो आप ये कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के जो पार्ट होंगे वो होगा स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। ठीक है, ये आप जानते हैं स्टिकी लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वैसे कैप्सूल जो है वो रिजिड पार्ट होता है और स्लाइम लेयर जो होती है वो कैसा होगा? लूज शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें आपने कहा जेनेटिक मटेरियल ये प्रेजेंट था। अच्छा, सीधे ही मैं इसमें अपेंडेजेस पे आ जाता हूं, बाकी सारी बातें हम पीछे डिस्कस कर चुके। तो देखिए 3 टाइप ऑफ अपेंडेजेस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। पहला फ्लैजिला फिलामेंट आपने कह दिया। दूसरा बच्चों आपने कहा क्या प्रेजेंट है? ये फिम्ब्री प्रेजेंट है जो एडेसिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और इस सेल पर कॉन्जुगेशन प्रोसेस के लिए सेक्स पिलाई की प्रेजेंस हो सकती है। तो ये पिलिन प्रोटीन का बना हुआ जो है वो सेक्स पिलाई यहाँ प्रेजेंट होता है जो एग्जैक्टली एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में डीएनए ट्रांसफर की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये पिलाई और फिम्ब्री हो गई। अब देखो बैक्टीरिया जो फ्लैजिला रिप्रेजेंट करता है, उस फ्लैजिला को अगर अपन देखें बच्चों तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कुछ रॉड या रिंग प्रेजेंट होती हैं जो रॉड के थ्रू कनेक्ट करती हैं और ये बनाती हैं इसकी बेसल बॉडी। बाहर इसमें एक हुक निकलता है और हुक से क्या निकला होता है? फिलामेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है पहले भी आपने ये डिस्कस करी होगी, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं आप बेसल बॉडी। क्लियर? बेसल बॉडी के बाद ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको आप क्या बोलेंगे? हुक।
और दिस स्ट्रक्चर विल कॉल एज द फिलामेंट। कौन से प्रोटीन का बना हुआ है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन का? ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। क्लियर है? इसको आप कहेंगे ये है बेसल बॉडी और ये आप कह देंगे हुक है। तो इस तरीके से बैक्टीरियल फ्लैजिला बनता है। अच्छा, इसके लिए एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिखती है बैक्टीरियल फ्लैजिला एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल और एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल फ्रॉम सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, ये सेल वॉल सरफेस से एक्सटेंड हुआ है, सेल वॉल का एक्सटेंशन ध्यान रखेंगे नहीं है। क्लियर? क्योंकि सेल वॉल तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है और जो फ्लैजिला का फिलामेंट है या फ्लैजिला है वो कौन से प्रोटीन का बना है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरियल सेल का जो कंपोनेंट आपका वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखो एक रेफरेंस और दे रखा है कि जो बैक्टीरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं मैं। उस बैक्टीरिया को आप ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कौन से बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाए और किसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाए, तो आप ध्यान रखें। इसके लिए जो क्रिश्चियन ग्राम थे, उन्होंने क्रिश्चियन ग्राम जो थे इनका अपना एक स्टेनिंग प्रोटोकॉल था। क्या था? एक इनका स्टेनिंग प्रोटोकॉल था। इन्होंने एक स्टेनिंग प्रोटोकॉल डेवलप किया और उस स्टेनिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बच्चों जब बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है तो कुछ बैक्टीरिया की वॉल सरफेस पर तो आप ये कह सकते हैं वो स्टेन रुकता है, रिटेन करता है, और कुछ बैक्टीरिया की वॉल सरफेस पर स्टेन रिटेन नहीं करता है। तो जहां स्टेन रिटेन करेगा वो तो क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव, और जहां स्टेन रिटेन नहीं करेगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाएगा। तो ये स्टेन जो है वो आप कहेंगे रिटेन्ड है। कब रिटेन हो पाएगा? देखो इसका कॉम्पोजिशन क्या है। सबसे पहले यहां क्या किया गया, इन्होंने अपना जो स्टेन लिया था वो क्या था? क्रिस्टल वायोलेट। क्या लिया? क्रिस्टल वायोलेट से बैक्टीरियल सेल को स्टेन किया। क्या दोनों तरफ आप देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल कैसा दिखाई दे रही है आपको? ब्लू। क्लियर? अब इसके बाद में बच्चों क्या किया जाता है? वॉश विद वाटर, पानी से धो लिया जाता है और उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन से इसको ट्रीट किया जाता है या आयोडीन से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो क्रिस्टल वायोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो गया? क्रिस्टल वायोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, इसको बच्चों बोला जाता है सीवीआई कॉम्प्लेक्स। अब सीवीआई कॉम्प्लेक्स के बाद में क्या किया जाएगा? इस बैक्टीरियल सेल को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश किया जाता है। किससे वॉश किया जाएगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के केस में अल्कोहल से वॉश कर लिया गया। किससे वॉश किया गया? अल्कोहल से जब वॉश किया जाएगा तो अब देखो क्या होगा, इस बैक्टीरियल सेल पर, एग्जैक्टली इस बैक्टीरियल सेल पर आप एक तरफ देख रहे हैं स्टेन रिटेन नहीं रह पाया, ये कैसा हो गया? देखो व्हाइट हो गया। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अभी भी स्टेन रिटेन्ड है। तो जिस पर स्टेन रिटेन है या स्टेन मेंटेन रहता है वो तो कौन सी सेल हो गई? ग्राम पॉजिटिव। और जिस पर स्टेन रिटेन नहीं रह पाया वो सेल कैसी हो गई? ग्राम नेगेटिव। अच्छा, कंसेप्ट पे चलते हैं अपन, इसके कंसेप्ट पे जाते हैं कि इस बैक्टीरियल सेल में स्टेन रिटेन क्यों रह पाया और उसमें क्यों नहीं रह पाया। तो आप जानते हैं ये किसके कारण होता है? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें क्या प्रेजेंट है? थिक सेल लेयर तो ठीक है, एक आप जानते हैं एलपीएस लेयर प्रेजेंट होती है कहां? लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। कौन से बैक्टीरिया में? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर जो है, इस एलपीएस लेयर और लिपिड कंटेनिंग लेयर की प्रेजेंस के कारण वहां स्टेन रिटेन नहीं किया जाता, जबकि यहां आप कह सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की क्वांटिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, इसलिए यहां स्टेन रिटेन कर लिया जाता है। तो ये एक बेसिक रीजन होता है जिसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रेफरेंस में आप देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन चलते हैं यूकैरियोटिक सेल पे, उसके सेल ऑर्गेनल्स आपको पढ़ने हैं। तो यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड करेगा। ईआर, गोल्जी बॉडी, यूकैरियोटिक सेल जो है वो ये सब इंक्लूड करता है। जैसे प्रोटिस्टा से ये शुरू हो गया, आपको पता है किंगडम मोनेरा परफेक्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन प्रोटिस्टा से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया? यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें लिखा है प्रोटिस्ट हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई हैं। प्लांट सेल जो है वो लार्ज वैक्यूल और एनिमल सेल जो है वो सेंट्रियोल होल्ड करते हैं। जैसे वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होगी, जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, वहां सिर्फ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की प्रेजेंस हो सकती है। और प्लांट सेल में जैसे वैक्यूल जो है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है।
वैसे ही एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स की प्रेजेंस है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, आगे आपको राइबोसोम के बारे में दे रखा है, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल में ATS राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें अपन सीधा ही जो है वो इस सेल के, यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। और इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसमें काफी सारी चीजें हम एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, जिससे थोड़ा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो जाए। उसके बाद में कुछ चीजें मेम्ब्रेन वगैरह की डिटेल और कुछ चीजें जो है वो हम फिर कंक्लूड करेंगे। तो देखो ये एक सेल है और इसका आप ये कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? क्लियर? सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये पढ़ रखा है कि यहां इस सेल में प्रेजेंस होगी किसकी? न्यूक्लियस की। यहां न्यूक्लियस की इसमें प्रेजेंस होगी, तो यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? क्या न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंडेड होती है? तो आप कहेंगे न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका अपना एक एक्सटेंशन होगा, एंड दैट एक्सटेंशन इज नोन एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एक्सटेंशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्म में आपको दिखेगा, ER उसको कहा जाएगा। क्लियर? तो बच्चों ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्म में एक्सटेंडेड होती है। ठीक है, साथ में देखिए इसमें यहां जो है ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको आप कहेंगे क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाएगा? इसमें न्यूक्लियोलस की प्रेजेंस होगी और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं। देखो ये है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। बताओ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? तो आप कहेंगे इसमें प्रेजेंट है DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन, DNA और हिस्टोन की प्रेजेंस इसमें है। ठीक है, ये जो बच्चों बाहर की तरफ एक्सटेंशन आया, इस एक्सटेंशन को आप क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर राइबोसोम्स की प्रेजेंस है, क्या लगे इस पे? राइबोसोम्स की अगर प्रेजेंस है तो इसको क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। और अगर राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं है तो क्या कह दिया जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हुआ। ठीक, इसके एसोसिएशन में आप कहेंगे यहां प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी। कौन प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में आप ये कह दीजिए यहां प्रेजेंट होते हैं गोल्जी बॉडी। GB इसको इन शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब देखो क्या होगा, RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो आप ये कह सकते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन कर रही है। किसका फॉर्मेशन? प्रोटीन तो एग्जैक्टली राइबोसोम बनाता है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, ये साइट है, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और इस तरीके से प्रोटीन्स को वेसिकल्स में पैक करके ट्रांसफर कर देगा। किसको? गोल्जी बॉडी को। देखो गोल्जी बॉडी बच्चों जिस फेज से रिसीव करता है उसको कौन सा फेज कहा जाता है, और जिस फेज से रिलीज करता है उसको ट्रांसफेज कह दिया जाता है। तो गोल्जी बॉडी की सिस फेज और ट्रांसफेज दो फेज हैं। क्लियर? तो ये प्रोटीन जो है वो एक्यूमुलेट कर लिया गया इधर। दूसरा आप अगर देखेंगे तो देखिए ये SER जो है वो बेसिकली लिपिड सिंथेसाइज करती है। तो ये जो वेसिकल्स हैं, मैं ये कह देता हूं इसमें लिपिड इनकॉर्पोरेट किया गया और ये लिपिड जो है वो गोल्जी बॉडी की सिस फेज से रिसीव कर लिया गया। तो ये जो इन बिटवीन गोल्जी बॉडी एंड ER जो वेसिकल्स थी, इन वेसिकल्स को बच्चों हम कहते हैं ये है ट्रांजिशनल वेसिकल्स। क्या कहेंगे? इनको ट्रांजिशनल वेसिकल्स हम कंसीडर करेंगे। अब गोल्जी बॉडी इनकी फाइनल एडिटिंग करेगा या मैच्योरेशन करेगा, तो अल्टीमेटली गोल्जी बॉडी से आप देखिए जो रिलीज होगा, यहां से ये जो रिलीज होगा वो होगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या रिलीज होगा? मतलब कार्बोहाइड्रेट की आप ये कह सकते हैं कैपिंग इस पे लगा दी जाएगी। लेकिन इससे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक ऐसी वेसिकल तैयार कर दी जाए, एक ऐसी वेसिकल बना दी जाए जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने वाले एंजाइम्स को होल्ड करती हो। तो इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करती हैं, तो ऑब्वियस है ये किसके फॉर्म में डेवलप होगा आगे जाके? प्राइमरी लाइसोसोम। किसके फॉर्म में डेवलप होगा? प्राइमरी लाइसोसोम के फॉर्म में डेवलप होगा। इधर से जो वेसिकल आप लाए थे, कौन सी वेसिकल? जो लिपिड कंटेनिंग वेसिकल थी, वो जब वेसिकल यहां से रिलीज होगी तो आप ये कहेंगे ये वेसिकल जो रिलीज हुई
ये ग्लाइकोलिपिड्स को होल्ड करती है। किसको? क्लियर? ये ग्लाइकोलिपिड्स को होल्ड करती है। तो इस तरीके से बच्चों साइटोप्लाज्म में दो वेसिकल आ गई, एक वेसिकल ग्लाइकोप्रोटीन होल्ड करने वाली और दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स को होल्ड करने वाली। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी के ये वाला जो फेस है, सिस फेस के बाद ट्रांस फेस है, इस ट्रांस फेस से डिफरेंट टाइप ऑफ वेसिकल्स जो है वो लगातार रिलीज की जाती हैं। तो गोल्जी बॉडी का यहाँ फंक्शन हो गया सिक्रेटरी। गोल्जी बॉडी यहाँ सिक्रेटरी फंक्शन जो है वो बच्चों परफॉर्म करता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ बन गए। अब ये जो वेसिकल्स आपके पास दोनों आ गई, इन दोनों ही वेसिकल्स को कहा जाता है कौन सी वेसिकल? सिक्रेटरी वेसिकल्स। क्या कहा जाएगा? ये वेसिकल्स कौन सी थी? ट्रांजिशनल वेसिकल्स, और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स। इस तरीके से यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन या यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल है उसकी अपनी एक फंक्शनिंग आती है। फिर देखो एनिमल सेल, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं तो आप ये देखेंगे कि इसमें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की प्रेजेंस होगी। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम इस तरीके से परपेंडिकुलर अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये है सेंट्रियोल्स। ध्यान रखें इसके चारों तरफ सेंट्रियोलर स्पेस ही होता है, इस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस शो नहीं करता। इसके अंदर अगर ऑल सेल ऑर्गेनल हम देखें तो आप जानते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल कौन प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। द पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक ऑक्सीडेशन का क्या होता है? साइट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक ऑक्सीडेशन। अब इस सेल के साइटोप्लाज्म में सिमिलरली या उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं, ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। तो प्रोटीन एंड एंजाइम्स में लिख देता हूं। इसके अलावा आप कह सकते हैं यहां भी क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए। राइबोसोम्स की जहां तक बात की जाए तो देखो मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम्स एसोसिएटेड है। इसके अलावा यहां जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ये राइबोसोम कौन सा राइबोसोम होगा? आप कहेंगे ये होगा एटीएस राइबोसोम। तो ये एक तरीके से यूकैरियोटिक सेल का एक ओवरव्यू आपके सामने है। कौन सी सेल? यूकैरियोटिक सेल जो है उस यूकैरियोटिक सेल का बच्चों एक ओवरव्यू आपके सामने है, जिसमें फंक्शनिंग भी हमने काफी सारी इंक्लूड कर ली। आगे जाके अपन जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है? अब देखो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं सेल मेम्ब्रेन पे। एनसीईआरटी में हमें एक डायग्राम ये दे रखा है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो जितनी सारी लिविंग सेल्स हैं सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो आप ये कहेंगे इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। क्या सारी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होगा? लिविंग सेल में ये प्रेजेंट है। ये प्रोटोप्लाज्म को कवरिंग देता है। किसको कवरिंग देगा? प्रोटोप्लाज्म को कवरिंग देगा। तो इस सेल के अंदर जैसे ये सेल मेम्ब्रेन अगर आप कह रहे हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो देखो बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहां एक बेसिक रेफरेंस आपको बता देता हूं, न्यूक्लियस, और ये है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों कंबाइंडली क्या कहे जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। और अगर प्रोटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करती है, प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख दिया मैंने। अब बताओ ये क्या हो गया? अब आप कह देंगे ये हो गया प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस केस में आप इसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। अब इसकी स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसकी कौन बनाता है? लिपिड। फंडामेंटल स्ट्रक्चर कौन बनाएगा इसकी? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में अपन बात कर लेते हैं। ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से कुछ चीजें जो है वो मैं आपकी क्लियर कर देता हूं जो जरूरी है, एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो ये इसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो एग्जैक्टली इसकी बैकबोन बनाते हैं। ठीक है? और इसके अंदर आप ये कह सकते हैं प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो इंटीग्रेटेड प्रोटीन कह दिया जाएगा। क्या? इंटीग्रेटेड प्रोटीन कह दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो प्रोटीन जो है वो पार्शियली एम्बेडेड हो सकते हैं, मतलब सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। इस तरीके से प्रोटीन्स जो है उनकी प्रेजेंस हो सकती है। ठीक है? कुछ प्रोटीन चैनल भी जो है उनकी प्रेजेंस यहाँ हो सकती है, और ये जो चैनल है वो गेटवे बनाते हुए इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यहाँ जो प्रोटीन प्रेजेंट हैं उन प्रोटीन्स के साथ भी आप ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर फॉर्म एसोसिएटेड होते हैं।
तो ये कार्बोहाइड्रेट और शुगर फॉर्म यहां भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ भी इनका क्या हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है। 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातें, उनके फंक्शन, ये सब चीजें मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं की बात हम बेसिकली कर रहे हैं। ये अंदर की तरफ स्पेसिफिकली मैं यहाँ दिखा रहा हूं कि इसमें प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। तो देखो ये एक मोनोलेयर बच्चों और ये दूसरी मोनोलेयर, इसका मतलब 2 मोनोलेयर्स आर देयर। कितनी मोनोलेयर होती है? ये मोनोलेयर है, ये भी मोनोलेयर है, इसलिए आप इसको कहेंगे ये है लिपिड बाइलेयर। क्लियर है? क्या कहा जाएगा? ये लिपिड बाइलेयर कह दिया जाएगा। इस लिपिड बाइलेयर को बनाने वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ये इसका कौन सा पोर्शन, और ये कौन सा पोर्शन है बच्चों? टेल पोर्शन है, ठीक है। इसमें इसका नेचर कैसा है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इसका नेचर है हाइड्रोफिलिक। कैसा नेचर? और इसका नेचर हाइड्रोफोबिक नेचर इसका है। क्लियर? इसका मतलब इधर से अक्रॉस द मेम्ब्रेन कोई भी सब्सटेंस अगर आएगा, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन को कंबाइंड कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे आउटर सरफेस से जैसे ही कोई कंपोनेंट अंदर आएगा तो वो हाइड्रोफिलिक नेचर का अगर है तो इस पोर्शन के बाद आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसका मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एग्जैक्टली जो बैरियर है वो कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है। ये कंटिन्यूस टेल रीजन जो है वो क्या होगा? बैरियर होगा। जैसे देखो एक मॉलिक्यूल में और ये बना देता हूं तो ये जो रीजन हो गया, ये रीजन कंटिन्यूस जो प्रेजेंट होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द बैरियर। कौन से सब्सटेंसेस के लिए बैरियर है? हाइड्रोफिलिक नेचर के, मतलब जो वाटर डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस हैं उनके लिए ये बैरियर है। और बच्चों इस कारण से ही अपन ये कहते हैं कि इसकी नेचर कैसी हुई? सेलेक्टिव परमिएबल। इस मेम्ब्रेन की नेचर कैसी हुई? सेलेक्टिव परमिएबल नेचर जो है वो इस मेम्ब्रेन की हो पाई। ये मेम्ब्रेन अक्रॉस जब सब्सटेंसेज का मूवमेंट करवाती है तो उसमें हाइड्रोफिलिक मोइटी के जो सब्सटेंसेज हैं उनको अक्रॉस द मेम्ब्रेन डायरेक्टली नहीं जाने देती। अब आपको ये पता लग गया कि ये सेलेक्टिव परमिएबल है। साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स की जो प्रेजेंस है वो एक जैसी नहीं होती, इसलिए बच्चों ये एसिमेट्रिकल भी होती है। क्या होती है? सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल भी होती है, ठीक है। तो इस लिपिड बाइलेयर में अब जो एम्बेडेड प्रोटीन्स है उनका फंक्शन क्या है उसको भी देख लीजिए। आप ये देखेंगे कि ये जो प्रोटीन है, जैसे देखो आपने कहा हाइड्रोफिलिक नेचर का सब्सटेंस है वो उसके कांटेक्ट में आया तो इतना यहां तक तो वो पार कर सकता है, क्योंकि यहां तो क्या है? हेड पोर्शन प्रेजेंट है जो हाइड्रोफिलिक नेचर का ही है, लेकिन इस पोर्शन को वो पार नहीं कर सकता, तो उसको किसी प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस है वो मॉलिक्यूल प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है और फिर इस प्रोटीन की हेल्प से जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स हैं। क्या है? इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स है। और बच्चों ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स जो है वो 2 तरीके से इंटीग्रेटेड होते हैं, एक कंप्लीटली इंटीग्रेटेड और दूसरा पार्शियली इंटीग्रेटेड। जो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है ये बनाते हैं यहां कैरियर या फिर चैनल। क्या बनाते हैं? प्रोटीन कैरियर या प्रोटीन चैनल्स, इनका फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बिना किसी कन्फर्मेशनल चेंज के मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है तो ये चैनल है। याद रखिए फंक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस बिना एनर्जी के और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है तो ये ऑलवेज किसके थ्रू हो रही है? चैनल के थ्रू। चैनल टर्म जहां आता है वहां ट्रांसपोर्ट का टाइप कैसा होगा? पैसिव। और कैरियर जहां आता है वहां पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, आप ये कहेंगे, सब्सटेंसेज और मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर। इसके अलावा यहाँ सरफेस पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ये आप ये कह सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है ना। रिकॉग्नाइजेशन सरफेस प्रोटीन की हेल्प से किया जाता है, कौन सा सब्सटेंस इसके कांटेक्ट में आया। बेसिकली कुछ जो लिपिड है इसके वो भी ब्रांच फॉर्म के होते हैं और वो भी इसको एक्सटेंसिबिलिटी या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मेन कुछ चीजें मैंने यहाँ इन्वॉल्व की हैं, क्योंकि हम रैपिड सीरीज में जा रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल पे अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक रेफरेंसेज जो है वो मैंने बच्चों सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके पास है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आप जानते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व किस किस को करता है? कौन से
एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट? तो आप ये कहेंगे ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कौन से सेल्स का? ये यूकैरियोटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स में ही ये प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर आप बात करें तो आप कहेंगे वहां एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड किए गए हैं। कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, यही इसमें प्रेजेंट है। इसके लिए देखो एक सिस्टम कंसीडर किया जाता है जिसको आप बोलते हैं GERL सिस्टम। क्लियर? और ये जो सिस्टम है ये क्या इंडिकेट करता है? गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच प्रोड्यूस लाइसोसोम। जैसे देखो पीछे एक डायग्राम में मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि ये दोनों एसोसिएशन में जब रहते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के एसोसिएशन से क्या बनता है? प्राइमरी लाइसोसोम या लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो यहां ये सिस्टम GERL सिस्टम कंसीडर किया जाता है। यहां देखो एक और इंपॉर्टेंट आपको रेफरेंस दे रखा है कि ये जितने सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों काउंट किए गए? क्योंकि इनकी फंक्शनिंग क्या है? कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग है। एक और स्पेसिफिक रेफरेंस यहां ध्यान दीजिएगा आप, हमारे सिलेबस में दे रखा है फोटो रेस्पिरेशन। क्या दिया गया? आप जानते हैं फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करता है, या फिर सीक्वेंस अगर मैं लिखूं तो हम लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों इनकी भी आपस में फंक्शनिंग कोऑर्डिनेटेड है, इनकी फंक्शनिंग भी आपस में कोऑर्डिनेटेड है, लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट इनको काउंट नहीं किया जाता है। दे आर नॉट कंसिडर्ड अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों? एनसीईआरटी लिखती है दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद ERGB, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये इन सब के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। अब देखो सबसे पहले इसमें दिया गया ER, तो ER के रेफरेंसेज पे मैं आ जाता हूं सीधे ही, क्योंकि डायग्राम पीछे मैं बना चुका था, उसमें हमने कंक्लूड किया था। रेटिकुलम जो है वो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये आपको पता है हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें? RER एंड SER के फॉर्म में। ठीक है, ER जिसपे राइबोसोम की प्रेजेंस होती है उसको क्या बोलेंगे अपन? RER। तो जैसे आप ये कह रहे थे राइबोसोम्स की प्रेजेंस के साथ अगर है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER कही जाएगी, और राइबोसोम्स की एब्सेंस के साथ है तो उसको क्या कहा जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, RER इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। RER किसमें इन्वॉल्व है? लेकिन SER की बात अगर अपन करें बच्चों तो वो किसमें इन्वॉल्व है? आप कहेंगे लिपिड सिंथेसिस। एनसीईआरटी ने लिपिड के साथ हमें स्टेरॉइड्स भी लिख के दिए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे SER जो है वो लिपिड और स्टेरॉइड के सिंथेसिस का काम करती है। SER से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। RER ही किसको जनरेट करती है? SER को जनरेट करती है, तो ये सीक्वेंस भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद में देखो गोल्जी एपरेटस दे रखा है, तो गोल्जी एपरेटस की भी ब्रीफिंग हम कर रहे हैं। गोल्जी एपरेटस जो है उसकी डिस्कवरी के बाद इनका नोमेनक्लेचर किया गया, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किए थे। इनमें सिस्टर्नी होती हैं। सिस्टर्नी जो स्टैक्स हैं वो आप कहते हैं बच्चों एक के बाद एक अरेंज होते हैं, तो ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड सिस्टर्नी होती हैं। आप ये कह सकते हैं दीज आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है ना, ये अलग अलग होती हैं, बट फिर भी आप ये कह सकते हैं ये एंटायरली कनेक्टेड होती हैं, ऊपर से नीचे तक कनेक्टेड होती हैं। तो एक फेस को क्या बोला जाता है? सिस, और दूसरी को, ये इसका कॉन्वेक्स फेस है और ये इसका कॉन्केव फेस है। ये इसका कॉन्केव और कॉन्वेक्स फेस है, तो इस तरीके से सिस और ट्रांस कहा जाता है। ER से एसोसिएटेड होता है सिस जो रिसीव करता है, और ट्रांस फेस जो है वो क्या करता है? ऑलवेज रिलीज करता है। इसको मैच्योरेटिंग फेज भी आप कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आप कह सकते हैं सब्सटेंसेस को रिलीज करती है। प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। कौन? गोल्जी बॉडी। और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल ये परफॉर्म करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का सीक्रेशन करता है। तो सबसे जरूरी क्वेश्चन इसका सुन लीजिए, इसके लिए लिखा जाएगा ये सीक्रेटरी सेल ऑर्गेनल है, सीक्रेशन। फिर उसके बाद बच्चों आप कह देंगे ट्रांसपोर्ट, और उसके अलावा आप कह देंगे पैकेजिंग। तो सीक्रेशन, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग जो है वो अल्टीमेटली गोल्जी बॉडी के
फंक्शंस हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट कर रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो चीफ सेल ऑर्गेनल है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसका चीफ सेल ऑर्गेनल कौन? गोल्जी बॉडी। मेन सेल ऑर्गेनल आप ये कह सकते हैं गोल्जी बॉडी ही होता है, जो किसके साथ एसोसिएट करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब इसके बाद लाइसोसोम की बात अपन करते हैं। लाइसोसोम देखिए मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है। तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर में बनाऊं, ये है बच्चों लाइसोसोम। इसमें आप कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हैं। क्या प्रेजेंट है इसमें? इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो आप ध्यान रखेंगे लो पीएच और एसिडिक पीएच पर ही फंक्शन करते हैं। यहां इस मेम्ब्रेन से जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ही होता है। कैसा ट्रांसपोर्ट? तो ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम आप कहेंगे एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। बनता किससे है? तो आप कहेंगे इसका एक सीक्वेंस है फॉर्मेशन का RER। ये गोल्जी बॉडी को क्या ट्रांसफर करेगी? मटेरियल, मतलब प्रोटीन्स ट्रांसफर करेगी, जिनको आप ग्लाइकोप्रोटीन्स कह देंगे, और उससे क्या बन जाएगा? प्राइमरी लाइसोसोम। तो जैसा मैं बता रहा था अभी, क्या GERL सिस्टम, गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट प्रोड्यूस लाइसोसोम। फिर कह रहा है दे आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सारे टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने कुछ लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेस दे रखे हैं। ऑप्टिमली एसिडिक पीएच पर एक्ट करते हैं। मैंने लो पीएच पहले से लिख दिया है, ये एसिडिक पीएच पर एक्ट करता है। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein, lipids and nucleic acids. क्लियर? अगले रेफरेंस पे चलते हैं बच्चों, जो वैक्यूल है। देखिए वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। ये स्पेसिफिकली प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका? प्लांट सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो वैक्यूल है। तो देखिए प्लांट सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेसिफिक जो मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रेजेंट है वैक्यूल, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जैसे मान लो एक ये प्लांट सेल में बनाऊं और इस प्लांट सेल में मैं ये कह दूं ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल थी, तो बच्चों इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहा गया? टोनोप्लास्ट। तो आपको ध्यान हो तो इससे पहले मैंने मेम्ब्रेन को कहा था सेलेक्टिव नेचर का। ये जो है ये टोनोप्लास्ट, ये क्या होती है? हाईली सेलेक्टिव। क्या होगी? ये टोनोप्लास्ट हाईली सेलेक्टिव होगी। और हाईली सेलेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि ये भी सब्सटेंसेस का इंटेक करती है एक्टिव अपटेक, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन आप कहेंगे कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये एक्टिव अपटेक सब्सटेंसेस का करती है, ये हाईली सेलेक्टिव है। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल्स वहां प्रेजेंट होती हैं, जो प्राइमरी फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। तो वैक्यूल की बात अगर की जाए तो प्लांट सेल में तो आप कहते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। ये जो प्रोटिस्ट हैं इनमें जो प्रेजेंट है वो कौन सी वैक्यूल है? फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वगैरह की प्रेजेंस हो सकती है, जैसे आपके पास एग्जांपल दे रखा है अमीबा। वैक्यूल में वाटर सैप प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये सारे मटेरियल प्रेजेंट हो सकते हैं जो यूजफुल नहीं है। क्योंकि देखो प्लांट में क्या था, ये बाहर जो सेल वॉल प्रेजेंट थी इसके कारण इंटरनल मटेरियल को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। तो प्लांट सेल की एक तरीके से मजबूरी थी कि उसको इंटरनल मटेरियल को यहाँ क्या करना था? स्टोर करना था। तो स्टोर करने के लिए उसने क्या डेवलप किया? वैक्यूल। और इस वैक्यूल में मटेरियल स्टोर होता है, इससे प्लांट सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और उसको ऑस्मो रेगुलेशन में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और ये सब जो हैं वो एसोसिएटेड मैनर में जब फंक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसके बारे में डिटेल पहले मैंने बता दी है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ER जो है वो दो तरीके से यहाँ एक्ट कर रही है, एक है RER और दूसरा है SER। RER और SER इसकी जनरल इंफॉर्मेशन पे हम नहीं जाएंगे, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो बता दी है। सबसे जरूरी बात यहां जो एक क्वेश्चन बनता है वो हमें डिस्कस करना है। देखो ये सेल में स्टेब्लिश करता है कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या स्टेब्लिश करता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन बच्चों स्टेब्लिश करता है। और कंपार्टमेंटलाइजेशन स्टेब्लिश करने का क्या मतलब हुआ? जैसे देखिए ये सेल थी, सेल के साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को, उस चैम्बर को ये डिवाइड कर देता है। जैसे ये न्यूक्लियस था और आप ये कह रहे हैं ये कंपार्टमेंटलाइजेशन ऐसे स्टेब्लिश करता है। ये देखिए मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गई, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड हो गई, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस थी ये एक्सटेंड हो गई। तो बच्चों इसमें अब दो फेस क्रिएट हो गए, एक लूमिनल और दूसरा एक्स्ट्रा लूमिनल। ये जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है इसको तो क्या बोलेंगे?
लूमिनल, और जो बाहर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे आप? एक्स्ट्रा लूमिनल। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा लूमिनल इसको बोल देंगे। तो ये इस तरीके से सेल में क्या क्रिएट हुआ? कंपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट हुआ, और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो साइटोप्लाज्मिक फंक्शंस जो होते हैं, साइटोप्लाज्मिक फंक्शंस जो होते हैं, उन साइटोप्लाज्मिक फंक्शंस में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? मतलब मिक्सअप नहीं होने देता, उनको मैच नहीं होने देता, एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है। ये इसका सबसे सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसके बाद अपन सीधा चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज एग्जैक्टली द पावर हाउस ऑफ? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एरोबिक ऑक्सीडेशन का साइट है। इट इज द साइट फॉर एरोबिक ऑक्सीडेशन, या फिर आप ये कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक ऑक्सीडेशन और रेस्पिरेशन का जो साइट है, इससे कौन सी एनर्जी बच्चों जनरेट होती है? एटीपी या सेलुलर एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक ऑक्सीडेशन का साइट होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या सेल में एक ही होगा या एक से ज्यादा होगा? तो सबसे पहले तो नंबर की बात करते हैं अपन। नंबर आप ये कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, या डिपेंड्स ऑन फंक्शन लिख दूं सीधा? सेल की फंक्शनिंग पर इसका नंबर डिपेंड करता है। ठीक, इसके अलावा आप कहते हैं शेप इसका जो होगा वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। क्या होगा? साइज बता सकता है कोई? साइज क्या होगा, बताएगा कोई? हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होगा? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ये क्या है? डायमीटर। लेंथ क्या होगा, कोई बताएगा लेंथ आप में से? 1 से लेके 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। तो एक तरीके से देखा जाए तो लार्ज साइज सेल ऑर्गेनल होता है। लेकिन बच्चों अगर फिर भी हम डिस्कस करें तो इससे भी बड़ा सेल ऑर्गेनल जो है वो क्या होगा सेल में? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल जो होती है उसमें आपको पता है क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर पे अगर अपन जाएं तो ये बाई मेम्ब्रेनस, क्या है ये बाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका फॉर्मेशन एग्जैक्टली हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया से, मतलब वो एरोबिक बैक्टीरिया से इवॉल्व होके आया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। कैसा सेल ऑर्गेनल? ये है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। और जो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल होगा उसमें दो स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे। इसका अपना आप ये कह सकते हैं क्या प्रेजेंट होगा? जीनोमिक डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होगा, और साथ में आप कहेंगे यहां होगी इसकी अपनी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। ऐसा ही होगा, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी इसकी अपनी होगी, और साथ में आप कह सकते हैं इसका अपना डीएनए प्रेजेंट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के सीधे ही फंक्शंस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिकली स्ट्रैंड होता है, और ये जो स्ट्रैंड है वो आप बताएंगे? जेनस ग्रीन बी। ये जो स्ट्रेन है इसके थ्रू आप ये कह सकते हैं ये स्ट्रेन होता है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें दो कंपार्टमेंट बेसिकली बनते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल एंड द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द क्रिस्टी। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना, एक छोटा सा डायग्राम अपन बना लेते हैं जिससे ये क्लियर रहे। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आप देखिए आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जिसमें आप कहते हैं इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती हैं, और ये जो इनफोल्डिंग प्रेजेंट है ये क्या कही जाएंगी? ये इनफोल्डिंग जो प्रेजेंट है ये क्या कह दी जाएंगी? इनको क्रिस्टी कह दिया जाएगा। इनफोल्डिंग कॉल्ड एज द क्रिस्टी। ठीक है, तो देखो इसको अपन बच्चों कहेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसको आप कहेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बीच का जो स्पेस है, इन बिटवीन जो स्पेस है उसको आप बोलेंगे पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर पोर्स की प्रेजेंस होती है। ये जो पोरिन्स प्रेजेंट है इनके कारण माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी? मोर परमिएबल। तो ये यहां प्रेजेंट है पोरिन्स, और आप यहीं कहेंगे इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंपैरेटिवली लेस परमिएबल होती है। अच्छा, अगली काम की बात, माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो पीएमएस है, यहां आपको पता है H+ आयंस का एक्यूमुलेशन होता है, और H+ आयंस की कंसंट्रेशन बच्चों यहां ज्यादा होती है। तो आप ये कहेंगे दिस माइटोकॉन्ड्रियल पीएमएस इज मच एसिडिक। किसके कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के कंपैरेटिवली ज्यादा ये एसिडिक होता है। आपको पता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, तो इसमें सिंगल सर्कुलर dsDNA की प्रेजेंस होगी। तो इसमें आप कहेंगे सिंगल सर्कुलर dsDNA जो है वो बच्चों प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होंगे? 70S राइबोसोम्स जो है वो इनकी प्रेजेंस यहां होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर आपको पता है इस तरीके से FOF1 पार्टिकल्स की प्रेजेंस होती है, और ये जो FOF1 पार्टिकल्स हैं इनके थ्रू ATP फॉर्मेशन बेसिकली होता है बच्चों। तो ये FOF1 पार्टिकल्स जिनको आप कहते हैं ऑक्सीसोम्स, FOF1 पार्टिकल्स, इन्हीं से आप ये कहते हैं क्या होगा? ATP फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। तो ये FOF1 पार्टिकल जो है वो ATP सिंथेज एंजाइम को होल्ड करते हैं, जिससे क्या बनवा देते हैं? ये ATP ये बनवा देते हैं। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसके अलावा वो ही आप कहेंगे RNA प्रोटीन्स और एंजाइम्स की प्रेजेंस होगी। इसमें RNA प्रेजेंट है, इसमें बच्चों प्रोटीन्स की प्रेजेंस है, और इसमें आप कहेंगे क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से RNA प्रोटीन्स और एंजाइम्स की इसके अंदर प्रेजेंस होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग है इनको कहा जाता है क्रिस्टी। क्लियर? ये जो क्रिस्टी है ये इनफोल्डिंग एग्जैक्टली ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का साइट होती हैं। जो ATP सिंथेसिस की प्रोसेस आप कह रहे हो, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। और आपको ये भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इनर मेम्ब्रेन इज आल्सो द साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, मतलब ETS जो है वो यहीं ऑपरेट करवाया जाता है। तो ये बेसिक रेफरेंसेस सिर्फ हमने इसमें ऐड किए हैं। आगे अपन चलते हैं प्लास्टिड्स पे। क्लियर? प्लास्टिड्स जो है वो बेसिकली किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये बच्चों प्लांट सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट होंगे। इनिशियली डेवलप्ड एज द स्टोरेज बॉडी, स्टोरेज बॉडीज के फॉर्म में आप ये कह सकते हैं इनिशियली ये डेवलप हुए। ठीक है, इसमें आपके पास प्लास्टिड्स के जो टाइप आप दे रखे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कलरलेस बॉडीज है। क्या है? ये कलरलेस बॉडीज है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं यहां डेवलप हुए क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन प्लांट्स में बेसिकली फोटोसिंथेटिक एपरेटस के फॉर्म में यूज होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट प्लांट के कलर्ड पार्ट्स जो हैं इन कलर्ड पार्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं या कलर्ड पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होंगे? कलर्ड पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे। तो ये प्लास्टिड्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल का होंगे, स्टोरेज बॉडी के फॉर्म में इवॉल्व हुए हैं या डेवलप हुए हैं। यहां एक जो प्लास्टिड टाइप है उसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना है। देखो, ये स्टोरेज ग्रेन्यूल स्पेसिफिकली है, मतलब ये कलरलेस फॉर्म है तो सिर्फ सब्सटेंसेज को ये स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर पार्ट्स में प्रेजेंट है और कलर अपीयरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फोटोसिंथेटिक एपरेटस कहा जाता है। तो यहां जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके 3 टाइप कौन से हैं? देखो, एलियोप्लास्ट होगा, गुड, एमाइलोप्लास्ट होगा, और क्या होगा? एल्यूरोप्लास्ट होगा। तो बच्चों ये जो प्लास्टिड्स हैं, एलियोप्लास्ट सबसे पहले आप कहेंगे क्या करता है? फैट सब्सटेंसेज का स्टोरेज करता है, तो ये फैट स्टोरेज करेगा। इसके बाद एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स या फिर आप कह सकते हैं शुगर सब्सटेंसेज जो है स्पेसिफिकली स्टार्च, वो स्टोरेज में लाते हैं। और एल्यूरोप्लास्ट आप कह सकते हैं ये प्रोटीन स्टोरेज को परफॉर्म करेंगे, ये करेगा प्रोटीन स्टोरेज।
तो इस तरीके से ये अपने स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स जो हैं या स्पेसिफिक ऑर्गन जो प्लांट के हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप अगर प्रोटीनेसियस सीड्स की बात करो तो वहां सबसे ज्यादा जो प्रेजेंस है वो किसकी है? एल्यूरोप्लास्ट की है। तो इस तरीके से ये प्लास्टिड्स की प्रेजेंस है। अब इसमें हमें जो दे रखा है एनसीईआरटी के कुछ रेफरेंसेज, कुछ स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद अपन सीधा बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। यूग्लिनॉइड्स, और वो कह रहा है पिगमेंट्स, वो कह रहा है प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड आपको पता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लासिफाइड इनटू द क्लोरोब्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट। यहां कह रहा है क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट कंटेन करता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और एमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें एग्जांपल स्टार्च का पोटैटो दे रखा है, इलियोप्लास्ट के लिए ऑयल दे रखा है और एल्यूरोप्लास्ट के लिए बच्चों क्या दे रखा है? प्रोटीन, जो पीछे अपन पढ़ के आए हैं। तो सीधा अपन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। देखो यहां इस क्लोरोप्लास्ट को आप कह रहे हैं ये है फोटोसिंथेटिक एपरेटस। क्या है ये है फोटोसिंथेटिक एपरेटस। क्लियर? ये फोटोसिंथेटिक एपरेटस है जो प्लांट में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करवाएगा। क्या इसको भी आप कहेंगे ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है? तो बच्चों आप कहेंगे ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। और इस सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल के कैरेक्टर्स क्या होंगे? इट्स ऑन जीनोमिक डीएनए, इसका अपना क्या होगा? और इसका अपना आप ये कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी, जिनको कहा जाता है राइबोसोम्स। कैसे राइबोसोम्स हैं? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स यहां प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो ये शेप और साइज की बात कर रहा है। शेप आप कह सकते हैं इसमें वेरिएबल होती है काफी, ठीक है ना। जैसे आप ये कह सकते हैं ये डिस्कॉइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्कॉइड या डिस्क शेप। इसके अलावा आप बच्चों इसको यूलोथ्रिक्स जैसे और ये जो स्पायरोगायरा है उनमें स्पाइरल भी देख सकते हैं, रिबन शेप भी देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास जो उसमें आप कैसा देख सकते हैं? कप शेप भी इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं ये रेटिकुलेट या स्टार शेप भी होता है। तो ये अलग अलग शेप जो है वो रिप्रेजेंट करता है। साइज की अगर बात की जाए तो आप ये कहेंगे इसका साइज किसके कंपैरेटिवली ज्यादा है? माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरेटिवली ज्यादा है। आप ये कह सकते हैं लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। साइज क्या होगा? 5 to 10 माइक्रोमीटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया से साइज में बेसिकली बड़ा है। स्ट्रक्चर जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, इसी में अपन एक्सप्लेन करेंगे। देखो एक आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाला ये मेम्ब्रेन दिखा रखा है, ये आउटर मेम्ब्रेन। ये आप कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, यहाँ ग्रेना प्रेजेंट है। तो ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स के स्टैक्स एक के ऊपर एक अरेंज हुए, इन्होंने क्या बनाया? ग्रेनम। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं, देखो एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन थी ऐसे सिंगल, ये जैसे ही फ्यूज हुई जाके किसने बनाया? ग्रेनम। और एक के ऊपर ये स्टैक्स अरेंज होते चले गए, ये क्या बन गया? थाइलेकोइड ग्रेना। क्या बना? क्लियर? अब ये आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रोमा लेमेली। आप ध्यान रखें क्लोरोप्लास्ट का बेसिक जो फंक्शन है वो आप जानते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करना है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं फोटो सिस्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। लेकिन जो जरूरी बात है यहाँ आपको जो डिस्कस करनी चाहिए थोड़ा सा, वो ये है, देखिए इस क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है। क्या डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है? इसका मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट तरीके से यहाँ परफॉर्म की जा रही है। सबसे पहली बात, अगर आप इस ग्रेना की बात करें, ये जो ग्रेना यहाँ प्रेजेंट है, इनको अगर आप डिस्कस करें तो आपको ये देखने को मिलेगा इस पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो यहाँ परफॉर्म करवाई जा रही है। इसका मतलब सोलर रेडिएशंस को यहाँ ट्रैप करके फोटोन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन जब स्ट्रोमा की बात आप करें तो यहाँ आप ये कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस का CO2 फिक्सेशन वाला कौन सा रिएक्शन? डार्क रिएक्शन यहाँ परफॉर्म करवाया जा रहा है। तो परफेक्टली यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है। इसमें भी अगर आप बात करें तो बच्चों ये जो ग्रेना है इसमें आप ये कह सकते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे सर्कुलर फॉर्म जो मैंने बनाया है ये फोटो सिस्टम फर्स्ट में दिखा रहा हूं,
और ये स्ट्रोमा लेमिली जो है इस पर सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है, तो ग्रेना पर तो प्रेजेंट है फोटोसिस्टम सेकंड एंड फर्स्ट बोथ, इसलिए ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इस तरीके से प्लांट में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हुआ, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेज आते हैं, ये वेरिएबल फॉर्म्स वगैरह आपके जो दे रखे हैं वो यहां प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो सीधा अपन आ जाते हैं साइटोस्केलेटन पे। ये जो सेल है इसमें आप ये कह सकते हैं एक एक्सटेंसिव नेटवर्क प्रेजेंट होता है। क्या है, एक एक्सटेंसिव नेटवर्क प्रेजेंट है, और ये जो नेटवर्क प्रेजेंट है ये बेसिकली प्रोटीनेशियस नेटवर्क प्रेजेंट होता है। 3 टाइप ऑफ फॉर्म्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। बच्चों नाम सिर्फ लिख देता हूं, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या प्रेजेंट है, इसके अलावा आप कह सकते हैं यहां प्रेजेंट होते हैं माइक्रो फिलामेंट्स, और क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स IMF। ठीक है, इसको MT माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रहे हैं, इसको MF माइक्रोफिलामेंट कह रहे हैं, और इसको जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आप कह रहे हैं। ये जो साइटोस्केलेटन है इसका फंक्शन क्या है, तो जैसा NCERT के स्टेटमेंट से देखिए, इलाबोरेटिव नेटवर्क ऑफ द फिलामेंट है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इन्वॉल्व इन द मैनी फंक्शन सच एज द मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल की मोटिलिटी को भी मेंटेन करता है, और मेंटेन करता है सेल के शेप को। जैसे सेल सरफेस पर ये जो फिलामेंट एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो सरफेस एरिया को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसमें हमें स्ट्रक्चर पढ़नी होती है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की। तो साइटोस्केलेटन में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पढ़े, उससे पहले सीलिया फ्लैजिला को अपन देखते हैं। देखो ये सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर जैसा NCERT का पिक्चर आप देख रहे हैं, सीलिया और फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहां जो आपको दे रखा है। हालांकि फ्लैजिला जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है ध्यान रखेंगे, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसका एक्सटेंशन है ये, तो ये बच्चों सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है। उसके बाद कह रहा है सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ। ठीक है, कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, कंपैरिजन किया है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो प्रोकैरियोटिक में आप कह रहे थे सेल वॉल से एक्सटेंड हुआ, जबकि ये किसका एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। इसका मतलब देखो ये होगा, ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगी बाहर की तरफ। ये अगर मैं कहूं कि सीलिया या फ्लैजिला बाहर एक्सटेंशन में आया है, तो ये बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर की तरफ क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बच्चों इसके ऊपर क्या रहेगी, कवरिंग। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप ये कह सकते हैं कवरिंग रहेगी। तो बाहर की तरफ जो ये निकला है ये है यहां फिलामेंट, क्या है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, बेसल बॉडी। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। अब इसमें कह रहा है कि सेंट्रल कोर जो है वो एक्सोनीम कही जाती है, और उसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। तो इस डायग्राम पे आते हैं सीधे। देखो आपको NCERT में ये डायग्राम जो दे रखा है, आपको दे रखा है सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। तो सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में 9+2 अरेंजमेंट्स होते हैं। 9+2 अरेंजमेंट किसका होगा, फिलामेंट का। जो फिलामेंट है उसका अरेंजमेंट 9+2। मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था ना ऐसे, ये बाहर की तरफ जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, जो फिलामेंट बाहर दिखाई देता है, इसका अरेंजमेंट क्या बोल रहा हूं मैं, 9+2 अरेंजमेंट। और जो अंदर बेसल बॉडी है उसका अरेंजमेंट, तो देखो ये मेम्ब्रेन थी, इसका अरेंजमेंट आप कह रहे हैं 9+2 है, और बेसल बॉडी का अरेंजमेंट क्या है 9+0। ये अरेंजमेंट समझेंगे तो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां क्या हुआ, सबसे पहली बात तो आपने कहा था सीलिया और फ्लैजिला जो है वो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो देखो बाहर की तरफ सबसे आउटर लेयर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर कितना है, 9। तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, क्लियर। और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो 9 क्या होंगे, डबलेट्स, 9 डबलेट्स होंगे। तो देखो पेरीफेरी पे 9 डबलेट्स प्रेजेंट है। सेंटर में आप ये कह सकते हैं एक ही प्रेजेंट है, तो सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगलेट। क्या प्रेजेंट होगा, सिंगलेट का नंबर कितना, 2। इसीलिए इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं आप, 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इस तरीके से रेडियल स्पोक्स की हेल्प से
किससे जुड़े होंगे? सेंट्रल शीथ से। इसको आप सेंट्रल शीथ कह देंगे और ये रेडियल स्पोक की हेल्प से जो है वो कनेक्ट करता है। तो देखो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट जो लिखा है ये 9 है और सेंट्रल जो लिखा है वो आप कह सकते हैं 2 है। इसके बाद देखो बच्चों कह रहा है इंटर डबलेट ब्रिज। ये जो डबलेट प्रेजेंट है इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन ब्रिज प्रेजेंट होता है, ये इंटर डबलेट ब्रिज कहा जाता है। तो बाहर आपको इसमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसका जो अरेंजमेंट है वो ऐसा होगा 9+2 अरेंजमेंट। लेकिन इस बेसल बॉडी पे जब मैं जाता हूं तो इस बेसल बॉडी का जो अरेंजमेंट है वो 9+0 अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब सेंटर में आप ये कह सकते हैं सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा, नो एम्प्टी, कोई माइक्रोट्यूब्यूल वहां प्रेजेंट नहीं होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वहां प्रेजेंस नहीं होगी। जैसे देखो लास्ट इसमें सेंट्रियोल सेंट्रोसोम जो है इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड रेफरेंस अपन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम है उसमें 2 परपेंडिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रेजेंस होती है। क्लियर? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसको आप कहेंगे ये हैं सेंट्रियोल्स और इसको क्या कह देंगे अपन? सेंट्रोसोम। ये पेरीसेंट्रियोलर स्पेस है। क्या है बच्चों? ध्यान रखेंगे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस नहीं है। क्या नहीं है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस नहीं है। अब इसमें ये जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है इसको अगर मैं बाहर लेता हूं तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है? जैसे इसका एक पोर्शन में बना दूं तो पेरीफेरी पर बच्चों यहां प्रेजेंट होंगे ट्रिपलेट। पेरीफेरी पे क्या प्रेजेंट होगा? ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होंगे। पेरीफेरी पे आप कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूलर ट्रिपलेट की प्रेजेंस होगी और ये माइक्रोट्यूब्यूलर ट्रिपलेट जो है वो आपस में कनेक्टेड होंगे यहां भी। तो जैसे देखो ये पेरीफेरी पर आप ये कह सकते हैं एम्प्टी या माइक्रोट्यूब्यूलर ट्रिपलेट। ठीक, ये ट्रिपलेट यहां प्रेजेंट है और जिस सेंट्रल शीथ के साथ ये जुड़ेंगे उस सेंट्रल शीथ में कोई प्रोटीन नहीं होगा। ये सेंट्रल शीथ के साथ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं और इनमें कोई प्रोटीन नहीं होता। तो ये पेरिफेरल ट्रिपलेट होती हैं 9-3, पूरी पेरिफेरी पे 9 होंगी और सेंट्रल में आप ये कह सकते हैं अरेंजमेंट क्या होता है? 0। तो इस अरेंजमेंट को क्या लिखा जाता है? 9+0 या 9-3+0 भी इसको लिख दिया जाता है। जो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम है उनके अगर फंक्शन को मैं डिस्कस करूं क्या फंक्शन इसका होता है तो आप जानते हैं ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है इस सेल डिवीजन के प्रोसेस में किसमें हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स असेंबली। जो स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली है इस स्पिंडल फाइबर्स असेंबली के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा। फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेन की प्रेजेंस इस पे नहीं है। और कौन सी सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एनिमल सेल का। तो कह सकते हैं अपन एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। तो बच्चों एक तरीके से इस लेक्चर में, इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हमने सेल बायोलॉजी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको सुपर ब्रीफ फॉर्म में डिस्कस किया है। उसमें भी वो सब बातें स्पेसिफिकली हमने इसमें इन्वॉल्व की हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन स्टडी करिए और उसमें जो स्पेसिफिक रेफरेंस है जितने सारे हैं वो इसमें जो मैंने डिस्कस किए हैं उनको आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ऑल क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, अगली सीरीज में मिलते हैं। थैंक यू।